लाख टके की बात में आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय जो खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, जो घर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें वापस लौटाने के लिए भारत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। जी हां, सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वायुसेना, नौसेना और सेना तीनों अंगों को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया है और पूरा प्लान तैयार है कि किस तरीके से 10 लाख भारतीय जो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं खाड़ी देशों से, उन्हें कैसे वापस लाया जाए। इनमें से 6 लाख सिर्फ केरल के हैं। खाड़ी देशों से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी तैयारी। नौसेना, वायुसेना और एयर इंडिया जल्द शुरू कर सकती है महारेस्क्यू अभियान। कोरोना काल में भारत सरकार खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद इस ऑपरेशन को कभी अंजाम दिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक भारत सरकार खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना के INS जलाश्व और 2 मगर युद्धपोत के साथ अभियान शुरू कर सकती है। इस मिशन में वायुसेना के C-130 हरकुलस विमान, C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 एयरक्राफ्ट भी शामिल किए जा सकते हैं। एयर इंडिया के विमानों का बेड़ा भी नेवी और एयरफोर्स के साथ ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इन्हें तैयार रहने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक लैंडिंग प्लेटफॉर्म युद्धपोत INS जलाश्व फिलहाल विशाखापट्टनम से बाहर है, वहीं मगर क्लास के युद्धपोत पश्चिमी समुद्री तट पर है। मौजूदा वक्त में खाड़ी देशों का बड़ा हिस्सा कातिल वायरस की चपेट में है। यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कोरोना ने मध्य पूर्व के देशों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डॉलर में आई कमी से खाड़ी देश बेहाल है। इस सूरत हाल में वहाँ फंसे भारतीयों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात के बीच भारत सरकार ने खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों का डेटा जुटाना शुरू कर दिया है। दोहा में मौजूद भारतीय दूतावास का ये ट्वीट इसकी तस्दीक कर रहा है। खाड़ी देशों में करीब 80 लाख भारतीय हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान समेत फारस की खाड़ी के किनारे वाले देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर तेल कंपनियों में है या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कोरोना की वजह से सभी भारतीय और उनके परिवार खाड़ी देशों में फंस से गए हैं। भारत सरकार के पास खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर लोगों की रेस्क्यू करने का पूरा तजुर्बा है। साल 2015 में यमन से 4700 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया था। साल 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और VK सिंह ने यमन में हुए रेस्क्यू मिशन को लीड किया था। जुलाई 2014 में लीबिया से 4500 भारतीयों को निकाला गया था। जून 2014 में इराक से 46 नर्सों समेत 175 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया था। साल 2006 में नौसेना ने लेबनान में फंसे भारतीयों का सकुशल रेस्क्यू किया था। वहीं साल 1990 में कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को निकाला गया था। कोरोना काल की शुरुआत में भी ईरान से लेकर चीन तक में फंसे भारतीय छात्रों और जायरीनों को मोदी सरकार ने बेहद कम वक्त में रेस्क्यू किया था। अब खाड़ी देशों में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जहां भारत सरकार तैयार कर रही है, वहीं शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर है कि बाबा केदारनाथ के पाट खोल दिए गए। लेकिन शायद ये अपने आप में पहला मौका होगा भारतीय इतिहास में जब इतने कम लोग केदारनाथ के पाट खोले जाने के मौके पर मौजूद रहे हों। कोरोना के संक्रमण के इस दौर में भगवान की भक्ति तो है, आस्था तो है, लेकिन भक्त जरा दूर ही हैं और जरूरी भी है। और कुछ यही साया कोरोना का, चाहे आप अमरनाथ यात्रा की बात करें, चाहे कैलाश धाम यात्रा की बात करें, सब पर पड़ता दिख रहा है। शिव भक्तों को घर पर ही रहना पड़ेगा शायद इस साल। खुल गए बाबा केदारनाथ के कपाट। कोरोना काल में शिव भक्तों के बगैर हुई बाबा केदारनाथ की पूजा। PM मोदी की ओर से संपन्न की गई बाबा केदारनाथ की प्रथम पूजा। 10 क्विंटल फूल और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। कोरोना वायरस ने भगवान और भक्त के बीच की दूरी कितनी ज्यादा बढ़ा दी है, ये 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाने वाले केदारनाथ धाम में देखने को मिला। जहां हर साल शिव भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती थी,
वहां इस बार सिर्फ मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुल 16 लोगों की मौजूदगी में बगैर भक्तों के बाबा केदार के कपाट को खोला गया और शिव भक्तों को अपने घर से ही बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पड़े। बुधवार सुबह 6:10 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ खोले गए और केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग के 14 दिन के क्वारंटीन होने की वजह से उनके प्रतिनिधि शिव शंकर लिंग ने कपाट खोलने की सारी प्रक्रियाएं पूरी की। इससे पहले कपाट खोलने के लिए गौरीकुंड तक गाड़ियों से लाने के बाद बाबा केदार की डोली को पैदल ही भीम बली होते हुए केदारनाथ धाम ले जाया गया और कोरोना महामारी की वजह से पहली बार एक दिन पहले ही बाबा केदार की डोली धाम पहुंच गई थी। इससे पहले डोली एक ही दिन में गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ धाम पहुंचती थी। वहीं केदारनाथ धाम में करीब 5 फीट मोटी बर्फ जमी होने की वजह से बर्फ को काटकर रास्ता बनाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 में से 3 धाम के कपाट खुल गए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलेंगे और कोरोना संक्रमण के दौर में बाबा बद्री विशाल के कपाट को भी बगैर भक्तों के ही खोला जाएगा। वहीं आगे भी 4 धाम की यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द की जा चुकी है। वहीं कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं होने पर अमरनाथ यात्रा को रद्द किया जा सकता है, जिससे इस बार ज्यादातर शिव भक्तों को घर से ही बाबा के दर्शन करने पड़ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इंदौर कैसे लगातार पूरे देश भर में एक बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर उभर रहा है। याद कीजिए उन तस्वीरों को जब एक इंदौर के इलाके में कोरोना वॉरियर्स पहुंचे थे और वहां लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, पत्थर मारे और उन्हें वहां से भगा दिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके इस घिनौने कृत्य की वजह से। इनमें से कुछ कोरोना संक्रमित थे और अब ये कोरोना संक्रमित लोग इंदौर की जेल में भी कोरोना के संक्रमण को पहुंचा चुके हैं, यानी कि जेल में भी पहुंच चुका है कोरोना वायरस इंदौर में। सलाखों के पीछे पहुंचा कोरोना। मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल में कोरोना का कहर। पत्थरबाज कैदी की वजह से जेल में 19 कैदी हुए संक्रमित। इंदौर के टाटपट्टी इलाके से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कोरोना कर्मवीरों पर हुए हमले से पूरा देश हैरान हो गया था। 1 अप्रैल को मेडिकल कर्मियों की एक टीम टाटपट्टी इलाके में कोरोना संक्रमण की जांच करने पहुंची थी, लेकिन यहां इन पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया था। कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जख्मी हुए थे। यहां हुई जांच के बाद कई पत्थरबाज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इंदौर के टाटपट्टी इलाके की तरह ही चंदन नगर में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ था। यहाँ के पत्थरबाजों का लिंक इंदौर सेंट्रल जेल में फैले कोरोना संक्रमण से जुड़ रहा है। यहाँ पत्थरबाज कैदी की वजह से एक तो नहीं बल्कि पूरे 19 कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे, उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर। बताया जा रहा है कि अब तक सेंट्रल जेल में 27 कैदी और प्रहरी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक कैदी जमानत के बाद बाहर है, उसे ढूंढकर क्वारंटीन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल कोरोना के एपिसेंटर बने हुए हैं। मंगलवार को इंदौर में कोरोना वायरस के 94 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के बाद जिले में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1466 तक पहुंच गई है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर आजादपुर मंडी कोरोना संक्रमण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 मंडी के व्यापारियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। लेकिन सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि आजादपुर मंडी के खुलने के साथ ही वहां पर जो भीड़ की तस्वीरें आ रही थी वो साफ संकेत दे रही थी कि कोरोना का संक्रमण एक बड़े प्रकोप के तौर पर आजादपुर मंडी में आ सकता है। इसके साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए बुरी खबर यह भी है कि आपके लिए फल और सब्जियों की सप्लाई बड़े पैमाने पर बाधित होने जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा ने अपने बॉर्डर पूरे तरीके से सील कर दिए हैं। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, यानी फल और सब्जी की कमी दिल्ली में बड़े पैमाने पर होगी। राजधानी दिल्ली में सब्जियों की सप्लाई करने वाली एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी
कोरोना एपिसेंटर बन गई है। यहाँ 10 व्यापारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। आजादपुर मंडी में अब तक कोरोना संक्रमण के 11 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक सब्जी व्यापारी की मौत भी हो चुकी है। संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कई दुकानों को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के तमाम मामले सामने आने के बाद मंडी के अंदर और बाहर वायरस को लेकर कोई सावधानी बरती जा रही हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। इस समय हम आजादपुर मंडी के बाहर खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति क्या है। सुबह के वक्त बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस समय भी हालात क्या है आप देखेंगे। आपको कहीं लग रहा है कि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि लोग कम हैं। और सुबह तो ये भीड़ 2 गुनी से ज़्यादा होती है, यानी अगर 7 बजे के बाद की जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गाड़ियाँ आराम से आ रही हैं, जा रही हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जिनके ऊपर स्टिकर्स नहीं हैं, उसके बावजूद बाकायदा वो मूवमेंट कर रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि इस इलाके में कहीं से भी लॉकडाउन है या उसका पालन किया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से हरियाणा ने दिल्ली से लगी सीमा सील कर दी है। इस वजह से हिमाचल और हरियाणा से दिल्ली को होने वाली सब्जियों की सप्लाई थम गई है। मतलब साफ है कि अब दिल्ली के लोगों को ताजी सब्जियों की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे हैं। ये फरीदाबाद बॉर्डर है दिल्ली हरियाणा का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये बॉर्डर अब सील करने की कवायद चल रही है। ये बताया गया, प्रशासन की तरफ से ये तय किया गया था, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो ऐसे में बॉर्डर को सील करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे चल रही है। हालांकि ये जरूर कहा सकता है कि जो रियायत दी गई थी उन रियायतों की भी अब यहाँ पे छूट नहीं होगी। आजादपुर मंडी में कोरोना संक्रमण फैलने के बावजूद लापरवाही जारी है। यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए लगाई गई मशीन ठप पड़ी है। सैनिटाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल यूं ही पड़े हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जानकारों का दावा है कि आजादपुर मंडी में संक्रमण के मामले सरकारी लापरवाही का नतीजा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद इस मंडी को 24 घंटे के लिए खोला गया है। यहाँ दिल्ली और आसपास के व्यापारी और आम लोग सब्जियों की खरीद के लिए आते हैं। अगर अभी भी यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो संक्रमण के मामलों में और तेजी देखने को मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोग लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। राज्य सरकारों को भी इस बाबत पूरा निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन हमने आपको दिखाई हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिस बात को साबित करती हैं कि हमारे देश में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्हें किंतु विमुढ़ के अलावा और कोई संज्ञा दी नहीं जा सकती। सरकारी आदेश का पालन नहीं करते तो सामाजिक दायित्व का पालन तो कीजिए, उसका निर्वाह तो कीजिए। लॉकडाउन के नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं, आप अगर सुरक्षा कर्मियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, नर्सेस के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करते हैं तो आपसे ज्यादा गैर भारतीय और कौन हो सकता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी हमारे देश में नासमझों की कमी नहीं है। पुलिस वालों के पीछे दौड़ती उन्मादी भीड़, वर्दी वालों पर पत्थरों की बरसात और जान बचाकर निकलते पुलिस वाले और बार बार हंगामा करते लोग। ये तस्वीर हावड़ा के तिकियापाड़ा की है। यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने जब लोगों को अपने घर वापस लौटने के लिए कहा तो उन्मादी भीड़ ने ड्यूटी पर डटे पुलिस वालों पर ही पथराव शुरू कर दिया। न ये देखा कि पत्थर किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, न ये फिक्र थी कि इन पत्थरों से किसी की जान तक जा सकती है। बस भीड़ को मानो अपनी नाजायज ताकत का एहसास कराना था। कोरोना वॉरियर्स पर हमले की यह तस्वीर कानपुर की है, जहां हॉटस्पॉट इलाका चमनगंज में उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। छत से पत्थरों की बरसात, गलियों में ईंट पत्थरों की बारिश और हर तरफ अफरा तफरी का आलम। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां घंटों तक इन उपद्रवियों ने जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर हमला किया और पुलिस की टीम को निशाना बनाया। ये तस्वीर आगरा के बघेल बस्ती की है, जहां लॉकडाउन पालन कराने गई पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। शर्मनाक तस्वीर मुंबई से आई, जहां लोगों ने कोरोना से बचाने वाली पुलिस पर ही हमला कर दिया।
मुंबई के बी डिमेलो रोड पर चेकिंग के दरमियान बाइक सवारों को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के एएसआई को ही करीब 50 मीटर तक बाइक से घसीट दिया। साफ है कि कभी कानपुर, कभी हावड़ा तो कभी मुंबई। कोरोना वॉरियर्स के हौसले पर चोट करती ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे कुछ लोग कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंगों को कमजोर करना चाहते हैं। डी न्यूज़ नेशन। अभी भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की कोरोना के खिलाफ इस जंग को कमजोर करने में जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उनका एक पोस्टर विवाद की वजह बन रहा है, क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वो स्पष्ट करता है कि वो आज हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, वो विभाजन की बात कर रहे हैं, विभाजनकारी रणनीति की बात कर रहे हैं, विभाजनकारी राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह से धर्म आधारित टिप्पणी करनी चाहिए? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के इस फेसबुक पोस्ट पर विवाद शुरू हो गया है। इस्लाम ने अपने फेसबुक पर लिखा कि जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों के सामने अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। इस विवादित पोस्ट में लिखा गया है कि कट्टर सोच रखने वाले संभल जाओ, भारतीय मुसलमानों ने तुम्हारे नफरत भरे अभियान, लिंचिंग और दंगों के बारे में अब तक अरब और मुस्लिम जगत से शिकायत नहीं की है। जिस दिन भारतीय मुस्लिम शिकायत करने के लिए बाध्य हुए, वो दिन कट्टर सोच रखने वालों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये पोस्ट 28 अप्रैल को लिखी गई है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इस तरह के पोस्ट लिखकर एक बड़ी आबादी को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? देश के अंदरूनी मामलों में दूसरे देशों के दखल की बात करना जुर्म नहीं तो और क्या है? जिम्मेदार पद पर बैठे जफरुल इस्लाम क्या इस तरह की बात कर कोई सियासत तो नहीं कर रहे? जिस तरह की चिट्ठी उन्होंने कुवैत और सऊदी अरब में जो मामले हुए हैं उसको लेकर लिखा है, ये मुझे लगता है कि भारत के अस्मिता और अखंडता पे प्रहार है। आप भारत में रह के इस तरह की बात कर रहे हैं। 14 जुलाई 2017 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने जफरुल इस्लाम की पहचान इस्लामिक विद्वान के तौर पर की जाती है। जफरुल इस्लाम ने अपनी पढ़ाई भारत, मिस्र और ब्रिटेन में की है। अंग्रेजी, उर्दू और अरबी में 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं जफरुल। इसके अलावा वो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। जफरुल इस्लाम के पोस्ट के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जफरुल इस्लाम पर तीखा जवाबी हमला किया है। भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे रख रहे हैं, एक निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत को बदनाम किया जाता है। एक आध छोटी घटना को लेकर किसी मुल्क को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की जबान बोली है और जिस तरह का बात लिखी है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जफरुल इस्लाम मरकज के जमातियों को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं। वो जमाती जिन पर आतंकियों से संबंधों की भी तफ्तीश की जा रही है। मल्टी एजेंसी सेंटर के सूत्रों के मुताबिक फर्जी पते पर सिम कार्ड खरीदे जाने की जांच के लिए 1000 मोबाइल फोन का डेटा जांचा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बस यही एक अच्छी खबर है कोरोना के संक्रमण के इस दौर में, जहां उम्मीद लगातार बढ़ती चली जा रही है कि भारतीय लैब के टेस्ट, जिसके लिए अभी तक एनुअल ट्रायल्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरे हो चुके हैं, बहुत जल्द अब वो ह्यूमन ट्रायल्स पर जाने वाला है। यानी कि सितंबर के महीने तक 10 लाख कोरोना के वैक्सीन हमारे पास होंगे। और जरा सोचिए, जब वैक्सीन सामने होगा तो हमारी इस लड़ाई को लड़ने में हमें कितनी मदद मिलेगी। कातिल कोरोना का काल तैयार। अब जल्द ही होगा जहरीले कोरोना वायरस पर करारा वार। ऑक्सफोर्ड में कोरोना वैक्सीन का एनिमल ट्रायल सफल। जब से दुनिया पर कोरोना का अटैक हुआ है, उसके बाद से भारत समेत दुनिया में कई देश में इसके वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एनिमल ट्रायल सफल होने के बाद कहा है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और कोरोना वायरस को खत्म करने वाली ये एक सुरक्षित दवा साबित होगी। वैक्सीन के दावे के पीछे वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने मर्स और इबोला जैसी महामारी में किया था, और इसमें भी चिंपैंजी से लेकर एडिनो वायरस CHAdOX1 का प्रयोग किया जा रहा है।
कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि CHAdOx1 बेहद सेफ है और इससे कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ट्रायल के पहले चरण की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें 500 लोगों को ये वैक्सीन देकर ये समझा जाएगा कि दवा का साइड इफेक्ट होगा या नहीं। इसके नतीजे के आधार पर दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें 5000 लोगों को शामिल किया जाएगा। दरअसल CHAdOx1 एक तरह का साधारण सर्दी जुकाम वाला वायरस है, जिसमें कोरोना वायरस के कुछ आनुवांशिक मटेरियल मौजूद हैं और ये इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करके उसे खास किस्म के प्रोटीन बनाने के लिए दबाव डालेगा। इसके बाद ये प्रोटीन इम्यून सिस्टम को अलर्ट करेगा और वो कोरोना वायरस में मौजूद प्रोटीन को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। इसके तहत भविष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव होगा। वैज्ञानिक इसी को आधार बनाकर क्लिनिकल ट्रायल की रफ्तार तेज कर रहे हैं। वैक्सीन में प्रयोग होने वाले CHAdOx1 को कन्वर्ट किया गया है, जिससे इसका इंसानों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने के लिए चिंपैंजी से मिले CHAdOx1 वायरस का प्रयोग किया और ट्रायल के दौरान वैक्सीन संक्रमण से लड़ने में काफी प्रभावी पाया गया। CHAdOx1 वायरस से चिंपैंजी में हाई इम्यूनिटी पैदा हुई और इससे इंसानों को भी संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। बताया जा रहा है कि इंसानों पर 2 राउंड का ट्रायल सफल होने के बाद इसे बड़े पैमाने पर बनाने का काम शुरू हो जाएगा और पुणे के लैब में भी इसे बनाया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।